हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य के साधना में। आज से हम लोग हिंदी कहानी यूनिट 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग हर रोज एक कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र और इससे किस तरीके की प्रश्न कहानी से पेपर में पूछे गए हैं या किस तरीके के प्रश्न पेपर में बन सकते हैं आगे, ये सारी चीजें बताऊंगी। क्योंकि पेपर में जो प्रश्न बन रहे हैं वो काफी ज्यादा डीप बन रहे हैं, तो इसलिए कहानी को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहानी हम लोग पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे, पत्रिकाएं पेपर में पूछी जा रही हैं कहानी की। इसकी रचनाकार है बंग महिला। इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखित कहानी है। इस कहानी को लेखिका ने चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखा है। तो ये पत्रात्मक शैली में लिखित कहानी है। इस कहानी को भवदेव पांडे ने अपनी पुस्तक नारी मुक्ति का संघर्ष, उसमें इसको पहली राजनीतिक कहानी माना। ये आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है ये पेपर में पूछा जा चुका है कि पहली कहानी किसने माना है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को। तो ये आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा इसमें इस कहानी में तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है, अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, रंग भेद एवं पक्षपात पर, चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान, पक्षपात, ये सारे विषय जो है इस कहानी में उठाए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग इस कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो इसमें ये जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है। इस कहानी के पात्र हो जाएंगे लेखिका और चंद्रदेव। इसमें 2 ही पात्र आए। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़कपन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। तो इससे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में कि जो लेखिका है उन्होंने किसको ढेर दिन पुराना बूढ़ा कहा है। तो चंद्रदेव को लेखिका ने ढेर दिन पुराना बूढ़ा जो है वो कहा है। और चंद्रदेव के संबंध में कौन कौन सी बातें आई हैं तो उसमें ये पंक्ति रखी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान पर करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी कि नौकरी करते होते तो अब तक आपकी कुछ पदोन्नति हो गई होती। तो कह रही है कि आप एक जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, आपकी तो पदोन्नति ही नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ भारतवर्ष में होते तो आपकी पदोन्नति हो गई होती और आपको जब आपकी पोस्ट खत्म होती तो आपको कुछ पेंशन वगैरह की सुविधा भी मिलती। लेकिन वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो अंग्रेजी शब्द आए हैं जैसे डिपार्टमेंट, ट्रांसफर, गवर्नमेंट, पेंशन, सर्विस, तो ये शब्द जो है पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछे गए थे। तो इनको भी आप लोग साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे।
ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। पहला स्थान जो आया है वो काशी है। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति की कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तो यहाँ पर जो लेखिका है उन्होंने अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति पर व्यंग किया है। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं। यानी कह रही है कि आपका रंग जो है वो कृष्णांग तो नहीं है, जो आपको नौकरी देने पर उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। तो फिर ये लाइन देके आपसे पूछा जा सकता है कि किसके संबंध में लेखिका ने कहा है कि आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। तो ये चंद्रदेव के संबंध में लेखिका ने कहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही वे भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल सा अंतर हो गया है। तो कह रही हैं कि जैसे चंद्रलोक में जो रीति या नियम जो पहले बनाए गए थे आदि काल में, यानी शुरू में ही जो रीति और नियम बना दिए गए थे वहां पर वो अब भी वहां चल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर यानी भारत में इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और भविष्य में यानी कि पहले और अब में आकाश पाताल के जैसा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपको सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ है। तो यहाँ पर वो लेखिका जो है वो चंद्रदेव को आमंत्रण दे रही है कि वो भारत में आकर एक बार भ्रमण कर जाए यहाँ का। पर 8वें दिन नहीं, कह रही है आपके पास तो लेकिन अवकाश नहीं है, तो फिर आप कैसे आएंगे। तो कह रही है 8वें दिन नहीं आ सकते तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भ्रमण करके जा सकते हैं। भारत भ्रमण के लिए कह रही है कि आ सकते हैं, यानी 8वें दिन नहीं आ सकते तो अमावस्या को तो आ ही सकते हैं, उस दिन तो आपकी छुट्टी रहती है। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिल जाएंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता, काशी के बाद ही कलकत्ता का नाम आया है और इसको राजधानी बोला लेखिका ने। इसको आप लोग याद रखेंगे। राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के लड़क दादा निकले। कहाँ के कारीगर? राजधानी कलकत्ता के। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी यानी कि बिजली, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ
इसमें आप लोग चंद्रदेव की जो कई पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर भगवान निशानाथ आया है, फिर आएगा शशधर, शशलांछन। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी। नीरद वासनी ये बिजली के पर्यायवाची दिए हुए हैं। दामिनी, नीरद वासनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी। सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। तो ये सारे वाहन जो है वो कहाँ के हैं? ये देवलोक के वाहन हैं। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला यानी कि बिजली और अग्निदेव यानी कि आग के मत्थे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन हो रही है। यानी बिजली और जो अग्निदेव हैं वो सभी के रथों का वाहन हो रहे हैं। जबकि देवलोक में तो गज, हंस, बैल और चूहा जो है ये वाहन का कार्य करते हैं। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर व्यंग्य किया है लेखिका ने, शिक्षित लोगों पर। जिस व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी है। तो यहाँ पर नारी की दशा पर जो है वो का वर्णन जो है वो किया है लेखिका ने। हरि पदोद्भदवा त्रिलोक की पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, यानी कि गंगा खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान बंधनग्रस्त हो रही है। बंधनग्रस्त हो रही यानी कि स्थान स्थान पर कोई क्या बांध बनाए जा रहे हैं गंगा के ऊपर। तो उसी के बारे में लेखिका बता रहे हैं कि वे भी जो है, गंगा भी जो है वो भी अब स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे मोटे वृहदाकार खंभ जो है वो गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र यानी कि इंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। तो कलकत्ता की तुलना जो है वो अमरावती से की गई है इसमें। वहां का ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात देता है। तो ईडन गार्डन की तुलना जो है परिजात परिशोभित नंदन कानन से की गई है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों यानी कलकत्ता के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो शिक्षक है उनके बारे में व्यंग्य कर रही है लेखिका। कहती है कि उनकी विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। तो बंगाली बाबू किसको कहा है लेखिका ने? कार्तिकेय को बोला है। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी खूब परिचय मिलता है। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर घूमने के लिए निमंत्रण दे रही हैं। लेखिका जो है वो चंद्रदेव को यहाँ भारत में भ्रमण करने के लिए निमंत्रण दे रही हैं और कह रही हैं कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर घूमने पर कुछ लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कल्कि, शशांक,
शशांक, शशधर, शशलांछन, और ऊपर नाम आया था चंद्रदेव का निशानाथ। तो ये आप लोग पर्यायवाची इनके नोट कर लेंगे। आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय, सिंधु तनय कहा गया है चंद्रदेव को। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपकी मुख की कालिमा छुड़ाने में भी फलीभूत ना होंगे। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके आपके जो कलंक से आप विभूषित हो रहे हैं, तो कह रहे जिस तरीके से प्रोफेसर गज्जर ने महारानी विक्टोरिया देवी की मूर्ति से काला दाग छुड़ा दिया, तो क्या आपके कलंक को हटाने में भी फलीभूत ना होंगे। जरूर होंगे, वो आपका जो वो कलंक है उसको हटा देंगे। शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं हुई हो कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तब ग्रहण होता है। तो कह रहे हैं कि आपको शायद ये पता नहीं है कि जब आपकी जो स्वामी है सूर्य भगवान पर जब भूमंडल की यानी पृथ्वी की जब छाया पड़ती है तब ग्रहण लगता है। लेकिन आपके यहाँ यानी चंद्रलोक में तो सबको यही पता है कि कुटिल ग्रह राहु जब आपको निगल जाता है तभी ग्रहण लगता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। तो कह रही कि जब आपके यहाँ जो ये भ्रम फैला हुआ है कि कुटिल ग्रह राहु जब आपको निगल जाता है तब ग्रहण लगता है, इस भ्रम को उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और ना भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन को बोला है लेखिका ने, इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 महाराजा नाम मात्र के ही हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। यहाँ पर लेखिका जो है उन्होंने देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का वर्णन किया है। जैसे उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। तो कह रहे हैं कि जो राजा हैं वो भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उनके रक्षक उनको कहते हैं वो उसी प्रकार करते हैं। उनको अपनी प्रजा के दुख सुख से कोई भी मतलब नहीं है। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। तो काठ के पुतलों से तुलना की है देसी राजाओं की। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी, तो देवताओं की फैमिली डॉक्टर कौन हो गए? धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को अवश्य साथ लेते आए। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यानी कि धनवंतरी महाशय हैं, लेखिका कह रहे हैं कि वो यहाँ के डॉक्टरों से कुछ चिकित्सा संबंधी चीजें सीख सकेंगे। यदि प्लेग महामारी का जिक्र जो है इस कहानी में किया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेग बीमारी का जिक्र जो है वो किस कहानी में किया गया है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किया गया है। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपकी चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर
चित्रगुप्त जी महाराज, आपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून व्यवस्था को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। तो लेखिका जो है वो कह रही है कि जब आप आए भ्रमण करने के लिए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को और चित्रगुप्त को जरूर लेकर के आए, क्योंकि जो धन्वंतरी है वो यहाँ के डॉक्टरों से सीख सकते हैं कुछ चिकित्सा की चीजें, और जो चित्रगुप्त है वो इंडियन पीनल कोड की धाराओं से कुछ सीख सकते हैं और अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून व्यवस्था को सुधार सकते हैं। यहाँ पर चिकित्सा और कानून व्यवस्था पर व्यंग्य किया है लेखिका ने। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से भी 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हो गई, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। तो कह रही अगर यदि आपको बोझ ना लगे, आपको सुविधा हो, तो आप यहाँ से टाइपराइटर भी खरीद कर ले जा सकते हैं, जिससे 2 दिन का काम 2 घंटे में हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, मेरी प्रार्थना कबूल करके एक दफा आइए, यहाँ आइएगा जरूर। बंग महिला। तो यहाँ से ये कहानी जो है वो समाप्त होती है। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बताई वो आप लोग जरूर से नोट कर लेंगे कि इसमें प्लेग महामारी का जिक्र किया गया है और किन किन स्थानों का नाम आया है। काशी, कलकत्ता, ईडन गार्डन और बम्बई, इन स्थानों का नाम आया है इसमें। और पत्रात्मक शैली में ये कहानी लिखित है। दूसरी बात, इसमें जो ये अंग्रेजी शब्द आए हैं इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे और इसके अर्थ के साथ नोट करेंगे, हो सकता है अर्थ पूछ लिया जाए, तो इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इतनी चीजें जो मैंने आप लोग बताई, ये चीजें पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर मिल जाएगी, वहां मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।